नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। मैं हिंदी व्याख्याता कमल बिश्नोई आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए अपने आज जो हिंदी की पुस्तक है कक्षा 12 की, जिसका नाम है अंतरा। क्या नाम है पुस्तक का? अंतरा पुस्तक का नाम है। इसका प्रथम अध्याय है, ये अपने शुरू करने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अंतरा पुस्तक है वो आप ले आए होंगे। उसका प्रथम अध्याय है जिसके कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद है। और इसमें इनकी दो कविताएं दी हुई है, देवसेना का गीत और कॉर्नेलिया का गीत। जो देवसेना का गीत है वो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है और जो कॉर्नेलिया का गीत है वह चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। तो अपने जयशंकर प्रसाद है, इसका कवि परिचय आज जानेंगे और यह भी जानेंगे कि अपने को जो कवि की रचनाएं हैं वह किस प्रकार से याद करनी चाहिए। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो अपने को क्या करना है, साथ के साथ नोट्स भी बनाने हैं। अब एक रजिस्टर ले लेना है जिस पे क्या लिखना है अपने को, क्रम वाइज जैसे जैसे अपने पाठ पढ़ेंगे उसी के अनुसार आप क्या करोगे, इनका कवि परिचय है सभी लेखकों का वह आप साथ के साथ बनाते चले जाओगे। और इन कवियों से संबंधित इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, चाहे इस लेसन में दी हुई हो या नहीं दी हुई हो, वह मैं आपको सभी को यहाँ उपलब्ध कराऊंगा। ताकि अपने क्या होगा, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में अपने को याद करना है, वह साथ के साथ क्या होगा, याद होता चला जाएगा। तो चलिए अपने इसको शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद का परिचय है, जीवन परिचय। तो सबसे पहले इनका जन्म है वह कब हुआ? 1889 ईस्वी में हुआ और मृत्यु कब हुई? 1937 ईस्वी में हुई। तो किसी प्राइवेट किताब में या किसी गाइड में इनका जन्म है वो अलग अलग मिल सकता है आपको, लेकिन अपने को क्या मानना है, जो अपनी सरकारी बुक है अंतरा, जो एनसीईआरटी की किताब है, जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई जाती है, वही अपने को सही मानना है। जो उस किताब में लिखा है वही अपने को मानना है, दूसरा कोई भी अपने को नहीं मानना है। तो 1889 में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ और 1937 में इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। और स्थान कौन सा है जन्म का? सुंगनी साहू है वो परिवार है इनका। और स्थान कौन सा है? काशी में। काशी कहाँ है? यूपी में। तो यहाँ इनका जन्म हुआ है। फिर देखिए जयशंकर प्रसाद है, इनको प्रमुख जो इनकी बातें हैं वो मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने। इन्हें आपको क्या करना है, नोट करना है अपनी कॉपी में, अपने रजिस्टर में साथ के साथ नोट करते जाना है। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के जनक कहलाते हैं। जो छायावाद है उसके जनक कौन कहलाते हैं? जयशंकर प्रसाद। और एक मुक्त छंद के प्रवर्तक है, मुक्त छंद के जो जनक है वे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ये दोनों बातें अलग अलग है। फिर देखिए ये ऐतिहासिक नाटककार है। ऐतिहासिक नाटककार का मतलब होता है कि इतिहास से संबंधित जो राजा लोग हैं उनसे संबंधित इन्होंने नाटक ज़्यादा लिखे हैं। इन्हें क्या कहते हैं? नाटक सम्राट भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें आप नोट करते जाइए साथ के साथ। ये प्रारंभ में कलाधर उपनाम से रचनाएं लिखते थे। किस नाम से लिखते थे? कलाधर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आपको नोट करना है। इस लाइन को किस नाम से लिखते थे? कलाधर उपनाम से रचनाएं लिखते थे। और कलाधर उपनाम से किस रचना में लिखा उन्होंने? चित्रधारा। कौन सी रचना? चित्रधारा। चित्रधार रचना में इन्होंने कलाधर उपनाम से लिखा है। 1909 में इंदु पत्रिका से इनकी साहित्यिक यात्रा प्रारंभ होती है। इन्हें क्या कहते हैं? छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। साथ के साथ बता देता हूं, छायावाद का ब्रह्मा है वो किसे कहते हैं? जयशंकर प्रसाद को कहते हैं। और जो छायावाद का शिव है, शिव किसे कहते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहते हैं। और छायावाद की जो शक्ति है वह किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा को कहते हैं। और छायावाद का विष्णु है वह किसे कहते हैं? जो कवि है, कौन से, जिनका जन्म कहाँ हुआ? अल्मोड़ा में हुआ, जिसे क्या कहते हैं?
प्रकृति के चितेरे कहते हैं। वो प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे और प्रकृति से संबंधित उनकी रचनाएं ज्यादा है। तो कौन है वो कवि, कौन से कवि है जिनका जन्म कहाँ हुआ, अल्मोड़ा में यूपी में हुआ, सुमित्रानंदन पंत। चलिए, सुमित्रानंदन पंत को क्या कहते हैं, विष्णु कहते हैं, किसका, छायावाद का। चलिए, जयशंकर प्रसाद को क्या कहते हैं, झारखंडी कवि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, झारखंडी कवि भी कहा जाता है। इनको बचपन में इनके माता पिता है वो झारखंडी नाम से बुलाते थे। तो कामायनी रचना पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। पारितोषिक का मतलब क्या होता है, पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला, मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला। और किस रचना पे मिला, कामायनी रचना पे मिला। कामायनी रचना इनकी बहुत फेमस रचना है। 1935 में इनके द्वारा ये रचना लिखी गई थी। तो ये कुछ बातें हैं जयशंकर प्रसाद की, ये आपको नोट करनी है और याद करनी है। फिर चलते हैं जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के ऊपर। तो पहली रचना इनकी कौन सी है, चित्राधर, जिसे कब लिखा गया, 1906 में। इस रचना में इन्होंने किस नाम से लिखा, कलाधर उपनाम से लिखा है। और ये जो दो है कविताएं, ये इस चित्राधर रचना के ये काव्य संग्रह है। कौन सी है, काव्य संग्रह। देखिए, अपने जितनी भी रचनाएं हैं उनका क्या करना है, इनको क्रम से याद करना है। क्या करना है, जो भी रचनाएं होंगी, जिस कवि की भी रचना होगी उसे हमेशा क्या करना है, क्रम से याद करना है। परीक्षा में प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में क्या होता है, क्रम से प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही क्रम में पूछा जाता है। यानी कि वो 4 रचना आपको पेपर में दे देगा और चारों का क्या होगा, वो इधर से उधर उनका क्रम घुमा करके 4 ऑप्शन बना देगा और प्रश्न पूछ लेगा कि निम्न में से जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही क्रम कौन सा है। तो पहले कौन सी प्रकाशित हुई, फिर कौन सी हुई। तो इस प्रकार से प्रश्न भी पूछते हैं। तो अपने को क्या करना है, जब कभी भी नोट्स बनाओ तो कोई भी रचना लिखो, वो आगे पीछे नहीं लिखनी, हमेशा ही क्या करनी है, क्रम से लिखनी है। उसमें सन की दृष्टि से, ईस्वी सन है उसकी दृष्टि से उनको क्रम से जचानी है अपने को। ऐसा नहीं कि कोई रचना आगे लिख दी पीछे लिख दी, ऐसे नहीं लिखना। तो अपने को, आपको अगर इनका सन है वो ईस्वी सन है वो नहीं मिले तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सारा कुछ आपको यहाँ ला करके दूंगा। तो अपने को हमेशा क्रम से याद करनी है। तो चित्राधर रचना है वो काव्य संग्रह है, इसमें ये 2 कविताएं हैं। चित्राधर रचना है उसमें कलाधर नाम से लिखा। उर्वशी है, उर्वशी रचना है वो 1909 में आई। और यह क्या है, चंपू काव्य है। चंपू काव्य किसे कहते हैं, जिस रचना को गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाए, गद्य में और पद्य दोनों में ही जिस रचना को लिखा जाए उसे क्या कहते हैं, चंपू काव्य कहते हैं। और शोकोच्छ्वास है, प्रेम प्रतीक है, ये कविताएं हैं दोनों ही इसके अंदर लिखी गई है। फिर देखिए आगे आता है महाराणा का महतो, चंपू काव्य कहते हैं। चलिए, नंबर 3 है महाराणा का महतो। नंबर 3 कौन सी है, महाराणा का महतो। फिर है कानन कुसुम। कौन सी है यह रचना, कानन कुसुम। कौन सी रचना है ये, कानन कुसुम। 1913 में लिखी गई, प्रसाद जी का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। ये बहुत ही जरूरी बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। कौन सी रचना है ये, कानन कुसुम है और 1913 में लिखी गई, प्रसाद जी का खड़ी बोली का ये क्या है, प्रथम महाकाव्य है। फिर करुणालय है, ये कौन सी है, करुणालय। करुणालय है ये 1913 में लिखी गई, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। ये हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। ऐसा नाट्य है जो गीति शैली में लिखा गया है और इसे क्या कहते हैं, दृश्य काव्य भी कहते हैं। किसे, करुणालय को। फिर देखिए झरना, झरना कविता जो काव्य रचना है इनकी 1918 में छायावाद की ये क्या है, प्रथम कृति मानी जाती है। छायावाद की प्रथम कृति किसे कहते हैं, झरना कविता, झरना जो काव्य संग्रह है उसे कहते हैं। और इसे नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या कहा है, छायावाद प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा है। किसे, इस झरना काव्य संग्रह को क्या कहा है, छायावाद का यह प्रथम प्रयोगशाला है। फिर आंसू है इनकी 1925 में लिखी गई, विप्रलभ श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध है। ये देखो, ये श्रृंगार है, ये गलत लिखा हुआ है। श्रृंगार शब्द को ऐसे लिखते हैं, ये क्या है, शुद्ध है।
चलिए, विप्रलंब श्रृंगार है ये कौन सा? विप्रलंब। विप्रलंब का मतलब क्या होता है? जो वियोग श्रृंगार होता है। श्रृंगार कितने प्रकार के होते हैं? संयोग और वियोग। तो वियोग श्रृंगार की ये रचना है कौन सी? आंसू। फिर लहर है 1933 में लिखी गई। इसमें कौन सी कविताएं हैं? पेशोला की प्रतिध्वनि और आत्म कथ्य है। ये कौन सी रचना है? आत्म कथ्य है। कौन सी रचना है? आत्म कथ्य है। फिर देखिए कामायनी लिखी गई, और कामायनी प्रसाद जी की क्या है? अंतिम रचना है, 1935 में लिखी गई, और ये महाकाव्य है। ये छायावाद का और प्रसाद जी की क्या है? अंतिम रचना मानी जाती है। छायावाद की भी अंतिम है, और छायावाद की व प्रसाद जी की अंतिम कौन सी रचना है? ये अंतिम रचना है। किसकी? छायावाद की भी अंतिम रचना है, और प्रसाद जी की भी अंतिम रचना है। कौन सी? कामायनी। तो देखिए कामायनी के बारे में प्रमुख बातें हैं। इसमें 3 पात्र है। कौन से पात्र है? मनु है, मनु है, श्रद्धा है और ईड़ा है। मनु किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है। श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का प्रतीक है। ईड़ा है वो किसका प्रतीक है? बुद्धि का प्रतीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये परीक्षा में पूछी जा चुकी है बातें। इसे क्या कहते हैं? रूपक काव्य भी कहते हैं। किसे? कामायनी को। इसमें कितने सर्ग है? 15 सर्ग है। और जो प्रथम सर्ग है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से प्रेरित रचना है। तो ये लाइन भी आपको ध्यान रखनी है। इस रचना को कौन सा पुरस्कार मिला है? मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है। इस किस रचना को? कामायनी को। तो शांति प्रसाद द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद भी कहा है। किसने कहा है? शांति प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या कहा है? छायावाद का उपनिषद कहा है। फिर चलिए उपन्यास है। अब देखिए जो रचनाएं हैं अपने को क्या करना है? याद कैसी करनी है? क्रम से रख ली। फिर आप अपने दिमाग से कोई भी एक ट्रिक बना लो। ट्रिक बनाने में क्या होगा? थोड़ी सी मथक तो लगाना पड़ेगा अपने को, लेकिन 2-4 मिनट आपको लगेंगे। ट्रिक आप अपने दिमाग से बनाइए, ताकि आपको क्या होगा? अपने दिमाग से जो बनाई हुई ट्रिक है वो जल्दी याद होती है। जैसे आप कैसे बना लो? जैसे कितनी रचनाएं हैं अपने पास? 9 रचनाएं हैं। तो जैसे मैंने जैसे याद किया है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ये काव्य संग्रह है, इनको मैंने कैसे याद किया था। तो जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे चित्रधारा है पहली रचना। तो आप क्या बनाओगे? चित्र दिखाया उर्वशी का। किसको दिखाया? महाराणा को। चित्र दिखाया किसका? उर्वशी का। और दिखाया किसको? महाराणा को। और महाराणा के कान से क्या हुआ? करुणा का झरना बहने लगा, आंसुओं की लहर आ गई। ऐसे याद करना है। क्या करना है? जैसे मैं लिख देता हूं यहां आपको। चित्र दिखाया किसको? महाराणा को। किसको दिखाया? महाराणा को। और महाराणा के कान से क्या हुआ? कान से करुणा का झरना बहने लगा। और क्या हुआ? आंसुओं की लहर आ गई। आंसुओं की क्या आ गई? लहर आ गई। तो ये ऐसे ट्रिक बना लोगे आप, तो आपसे ये रचनाएं है वो क्रम से याद हो जाएगी। रचनाएं भी याद हो जाएगी और वो क्या हो जाएगी? क्रम से भी याद हो जाएगी। तो ये सिंपल सी बात है। क्या करोगे? पहले चित्र याद रखोगे। चित्र दिखाया किसका? उर्वशी का। और दिखाया किसको? महाराणा को। और महाराणा के कान से बहने लगी। कहां से बहने लगी? कान से। कान से क्या बनेगा? कानन कुसुम बन जाएगा। कान से क्या बहने लगी? करुणा की जो धारा है वो बहने लगी, करुणा का जो झरना है वो बहने लग गया। और आंसुओं की क्या आ गई? लहर आ गई। तो इस ट्रिक को क्या करोगे आप? 2-3 बार याद करोगे अपने मन ही मन में, तो फिर ये क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा बिल्कुल। और बाद में अंतिम तो आपको ध्यान ही है, आपको ये नजर में रखनी है बात। अंतिम रचना है प्रसाद की, वो कामायनी है, और बहुत बड़ी रचना है ये, बहुत बड़ा महाकाव्य है। चलिए आगे चलते हैं।
फिर है भाई कंकाल, तितली और इरावती। ये क्या है? तीनों ही उपन्यास है। जो इरावती है वो अधूरा है इनका। इरावती है वो क्या है? अधूरा उपन्यास है। कौन सा? ये जो इरावती है ये अधूरा उपन्यास है। तो तीन उपन्यास लिखे इन्होंने, कंकाल, तितली और इरावती। तो इसको कैसे याद करोगे आप? जैसे कंकाल के ऊपर तितली बैठ गई और वो डरावती मतलब डरा रही है। इरावती की जगह आप डरावती याद रख लेना। जैसे कंकाल के ऊपर क्या बैठ गई? तितली बैठ गई और वो डरावती मतलब डरा रही है। तो इस प्रकार से ये तीनों ही क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी आपको क्रम से। फिर इन्होंने कहानियां कितनी लिखी? 4 कहानी संग्रह लिखे इन्होंने। किसने? जयशंकर प्रसाद ने। और ये इनका क्रम है, छाया, प्रतिध्वनि, आकाश और इंद्रजाल। अब इनका प्रश्न तो बहुत बार पूछ रखा है, इन कहानियों का क्रम पूछ रखा है, कहानियों का क्रम पूछ रखा है, बहुत बार पूछा है बहुत सी परीक्षाओं में। तो इनका क्रम आप कैसे याद करोगे? मैंने तो कैसे याद किया था इसका क्रम? जैसे अपने मन ही मन कोई घटना सोच ली कि जैसे मैं क्या हुआ, घर से बाहर निकला तो बाहर क्या थी? छाया ही छाया थी। सबसे पहले क्या थी? छाया ही छाया थी। और फिर आकाश में क्या हुआ? ध्वनि बजी। कहाँ? छाया थी, फिर छाया के बाद क्या हुआ? ध्वनि बजी। ध्वनि बजते ही मैंने कहाँ देखा? आकाश में देखा। देखिए क्रम से वापस बता रहा हूं कि मैंने कैसे याद किया था कि मैं घर से बाहर निकला और बाहर क्या था? छाया थी और एकदम से आवाज आई। एकदम से क्या हुआ? ध्वनि आई, आवाज आई। और आवाज आते ही मैंने कहां देखा? आकाश में देखा। आकाश में देखते ही क्या हुआ? देखो एक इसमें देखो जैसे मैंने याद कर रखा है तो यहाँ एक मिस्टेक है, वो मेरी पकड़ में आ गई। जैसे छाया, प्रतिध्वनि, आकाश, और आकाश के बाद एक क्या है? आंधी कहानी और है भाई। क्या है? आंधी कहानी है एक। आकाश। अब देखो मैंने कैसे याद किया था कि मैं घर से बाहर निकला और बाहर निकलते ही क्या दिखी? छाया आ गई। छाया आते ही क्या हुई? ध्वनि हुई जोर से। ध्वनि होते ही मैंने कहाँ देखा? आकाश में देखा। ऊपर आकाश में देखा तो वहां क्या आ गई? आंधी आ गई भाई। आकाश में देखते ही मुझे क्या दिखा? आंधी आ गई। और आंधी को देखते ही मुझे महसूस हुआ कि मैं इंद्र के जाल में फंस गया। तो वापिस बता देता हूं कि बाहर निकला घर से और देखो मैंने इस क्रम से याद किया तो एक रचना यहाँ लिखी हुई नहीं है, वो टाइपराइटर की मिस्टेक हो जाती है कई बार। तो ऑटोमेटिक क्या हुई? मेरे याद आ गई वो बात कि बाहर निकला, बाहर निकलते ही छाया दिखी और छाया दिखते ही क्या हुआ? ध्वनि हुई जोर से। ध्वनि होते ही मैंने कहाँ देखा? आकाश में देखा। आकाश में देखते ही क्या हुआ? मुझे क्या दिखा? आंधी आ गई। और फिर मुझे क्या महसूस हुआ? कि मैं इंद्र के जाल में फंस गया। तो इस प्रकार से क्या होगा? आपको ये रचनाएं क्रम से याद हो जाएगी। तो यहां आपको एक आंधी रचना है 4 नंबर पे वो रखनी है। और ये इंद्रजाल है, ये कितने पे चला जाएगा? 5 पे चला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर देखिए करुणालय, ये नाटक है सारे ही। ये क्या है? नाटक है। करुणालय है, एक नाटक और है। देखो मैंने ये क्रम से याद कर रखे हैं तो मेरे को अगर कोई नाटक छूट रखा है तो वो याद आ जाता है। जैसे एक नाटक इनका सज्जन नाटक और है। सज्जन नाटक है, वो 1910 में लिखा गया था। तो करुणालय है, सज्जन है। करुणालय को क्या कहते हैं? हिंदी का प्रथम गीति नाट्य भी कहते हैं। फिर राजश्री है, इसे क्या कहते हैं? प्रथम ऐतिहासिक, क्या कहते हैं? ऐतिहासिक नाटक भी कहते हैं। फिर कामना नाटक है, इसे प्रतीकवादी परंपरा की शुरुआत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कामायनी की प्रस्तावना भी कहते हैं। कामायनी की क्या कहते हैं? प्रस्तावना भी कहते हैं। किसे कहते हैं कामायनी की प्रस्तावना? कामना नाटक को कहते हैं। हाँ ये लिखा हुआ है,
भाई कामायनी की प्रस्तावना किसे कहते हैं? कामना नाटक को कहते हैं। और ये प्रतीकवादी परंपरा की शुरुआत मानी जाती है इस कामना नाटक से। फिर स्कंदगुप्त है, फिर एक घूंट है। एक घूंट क्या है? लघु नाटक है। और एकांकी है। एकांकी शब्द है, ये सुनने में अपने को क्या लगता है? स्त्रीलिंग लगता है ये, लेकिन ये एकांकी है, ये पुल्लिंग शब्द है। ध्यान रखना भाई, एकांकी है वो क्या है? पुल्लिंग शब्द है। क्यों है पुल्लिंग? क्योंकि ये नाटक का एक भाग है। नाटक जब पुल्लिंग है तो नाटक का भाग है, नाटक के अंदर आता है ये, तो फिर ये अभी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो लघु नाटक है, जो लघु नाटक है वो कौन सा है? एक घूंट। फिर चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त के प्रमुख पात्र कौन से हैं? चाणक्य है, चंद्रगुप्त है और सिंह है। सिंह रण है, ये सिंह रण, ये क्या है? तीनों ही चंद्रगुप्त नाटक के है। अब देखिए एक बात आपको यहाँ नोट करनी है, यहाँ लिखी नहीं है, मैं नोट करवा देता हूँ आपको, कि ये जो चाणक्य, चंद्रगुप्त और सिंह रण है, ये हकीकत में किसका रूप है चंद्रगुप्त नाटक में? तो चाणक्य है वो किसका रूप है? गांधी जी का रूप है वो। चाणक्य कौन है? गांधी जी का रूप है। ये बात आपको नोट करनी है। चंद्रगुप्त है वो नेहरू जी का रूप है। फिर सिंहरण है। सिंहरण है वो किसका रूप है? सुभाष चंद्र बोस का रूप है। ये बात आप नोट कर लीजिए भाई। फिर आती है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक है, ये इनका अंतिम नाटक है। और इस नाटक में क्या बताया गया है? अनमेल, अनमोल विवाह नहीं है, ये अनमेल है। क्या है? अनमेल। क्या है ये? अनमेल विवाह व पुनर्विवाह पर आधारित है ये। ध्रुव स्वामिनी नाटक है, किस विषय पे है? अनमेल व पुनर्विवाह पर आधारित नाटक है। अब नाटक हो गए भाई, ये 11 नाटक हो गए। अब अपने को क्या करना है? इनका क्रम याद करना है। तो क्रम कैसे याद करेंगे? क्या ट्रिक बनाएंगे? जैसे सज्जन नाटक और है, क्या है? सज्जन है। तो प्रसाद जी का नाम है, जयशंकर प्रसाद है। तो एक मैंने तो जो याद किया था, प्रसाद जी का जो बीच का एक नाम है, ये भी किससे शुरू होता है? स से शुरू होता है। प्रसाद जी का नाम है जो बीच में से, किससे शुरू होता है? स से शुरू होता है। तो स से अपने पहले ही रखना है सज्जन। तो ये बात हमेशा दिमाग में रखनी है कि प्रसाद जी का जो बीच का नाम है, उनका ये पहला नाटक उसी नाम से शुरू होता है। क्या नाम है उसका? सज्जन। और उसके बाद अपने इसकी ट्रिक बना लेते हैं एक, अब देखिए ट्रिक जो मैंने बनाई थी वो तो मुझे याद आ गई, मैं वही लिखा देता हूं। अगर आपको सही लगे तो आप नोट कर सकते हो, वो ट्रिक आपको सही नहीं लगे तो आप अपने दिमाग से भी बना सकते हैं। जैसे मैंने बनाई थी कि करूं प्रायश्चित, करूं प्रायश्चित रवि शत्रुजन का, करूं प्रायश्चित रवि शत्रुजन का। फिर लिखा था कि शक की एक घूंट, किसकी एक घूंट? शक की, शक की एक, शक मतलब डाउट, शक की एक घूंट चंद्र स्वामी पी गया। देखिए आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपको हिंदी साहित्य का इतिहास है, मैंने पहले भी जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो आपको बहुत ही गूढ़ याद करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है इसके ऊपर। तो आप एकदम से ये चीज़ें याद नहीं होगी। आप क्या करोगे? बार बार आप इनको रिपीट करोगे अपने दिमाग में, बार बार रिपीट करोगे तो आपको ये याद होगी। तो मैंने हमेशा बताता हूं मैं कि खुसरो की पहेलियां हैं, उसमें वो क्या कहता है कि
अपने घोड़ा क्या है, घोड़ा अड़ा क्यों, पहेलियों में पूछा था खुसरो ने, अपनी पहेली में एक पूछा था कि घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों और ज्ञान भूला क्यों। 4 बातें पूछी थी खुसरो ने अपनी पहेली में कि घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों और ज्ञान भूला क्यों। तो इसका एक ही उत्तर है। क्या उत्तर है? फेरा नहीं था। तो इसका मतलब क्या है? फेरने का मतलब क्या है? दोहराव नहीं किया था कि घोड़ा है, घोड़े को फेरोगे नहीं आप तो घोड़ा अड़ जाएगा, और पान को फेरोगे नहीं तो पान भी सड़ जाएगा, रोटी को फेरोगे नहीं तो रोटी भी क्या होगी? जल जाएगी। और ज्ञान, जो ज्ञान है, ज्ञान को फेरना मतलब ज्ञान को दोहराना। ज्ञान को अगर दोहराओगे नहीं तो वो ज्ञान भी क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा, यानी कि वो भूल जाओगे आप। तो आपको क्या करना है? मेहनत करनी है भाई। बिना प्रयास के कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। माँ भी दूध कब पिलाती है? जब बच्चा रोता है तभी माँ दूध पिलाती है। तो कवि दिनकर है, उनकी एक लाइन है, वो हमेशा ही मैं याद करता हूँ। जब भी मैं कमजोर होता हूँ, जब भी मुझे संघर्ष से लड़ना पड़ता है, तो दिनकर की कुछ जो लाइनें हैं वो याद आ जाती है। दिनकर ने क्या कहा था? दिनकर ने क्या कहा है? दिनकर ने कहा है कि विपदा जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा कभी विचलित नहीं होते, एक क्षण भी धीरज नहीं खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, जो आता है चुपचाप सहते हैं, मुंह से उप तक नहीं करते हैं, संकटों के चरण नहीं कभी छूते हैं, और अपने उद्योग में निरत नित रहते हैं, सूलों के मूल नसाते हैं, और एक दिन बढ़ करके आगे खुद विपत्ति पे छा जाते हैं। तो आपको क्या करना है? विपत्ति आए, संकट आए तो उस पे क्या करना है? स्वयं को मजबूत करना है, और उस विपत्ति के ऊपर क्या है? छा जाना है आपको। तो हमेशा ही क्या करना है? मेहनत है, उसका कोई विकल्प नहीं है। आपको लड़ना ही पड़ेगा अपनी परिस्थिति से, स्वयं से। एक समय आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अब मेरे से नहीं होया जाता। तो जिस दीवार पे आकर के आप रुक जाते हो, जिस दीवार पे ये लिखा हो कि नहीं अब बस, अब मैं नहीं कर सकता, उस दीवार के ही दूसरी तरफ सफलता लिखी होती है। तो उठिए और मेहनत कीजिए। तो ये मैंने बताया था आपको कि ये तरीका है आपको याद करने का। इससे क्या बन जाएगा कि करूं से करुणालय बन जाएगा, प्रायश्चित से प्रायश्चित आ जाएगा, रह से क्या हो जाएगा? राज्यश्री हो जाएगा, और वी से विशाख हो जाएगा, सह शत्रु से क्या होगा? अजात शत्रु हो जाएगा, जन से जन्मेजय का नागयज्ञ हो जाएगा, शक से शत्रु जन का। यहां ये ध्यान रखना, करूं प्रायश्चित रवि शत्रु जन का, ये लिखना है, करूं प्रायश्चित रवि शत्रु जन का, शक की एक घूंट चंद्र स्वामी पी गया, शक की एक घूंट चंद्र स्वामी पी गया। तो जन से क्या हो जाएगा? जन्मेजय का नागयज्ञ, का से क्या हो जाएगा? कामना हो जाएगा, शक से स्कंदगुप्त हो जाएगा, एक से एक घूंट हो जाएगा, और चंद्र से चंद्रगुप्त हो जाएगा, ध्रुव स्वामी से क्या हो जाएगा? ध्रुव स्वामी हो जाएगा। तो पूरा ही याद हो जाएगा। तो बार बार है, शुरू से आखिर तक मैं बता देता हूं आपको क्या करना है भाई। इनकी रचनाएं क्रम से याद करने के लिए क्या करना है? तो मैंने बताया था, इसका क्या बताया था? चित्र दिखाया उर्वशी ने किसको? महाराणा को। और महाराणा के कान से क्या झरने लगी? महाराणा के कान से क्या झरने लगी? करुणा का झरना झरने लग गया, और आंसुओं की क्या आ गई? लहर आ गई। और कामायनी उनका अंतिम है ही शुरू। फिर देखिए क्या था? कंकाल, तितली और इरावती था। तो इसमें क्या बताया था कि कंकाल के ऊपर तितली बैठ गई और वह डरावती है, मतलब डर रही है। फिर छाया, प्रतिध्वनि, आकाश, यहाँ बताया था आंधी है, यहाँ बीच में क्या है? आंधी है, वो आपको नोट करनी है। यहाँ कौन सी रचना है? आंधी। तो मैंने बताया था कि क्या है? घर से बाहर निकला, निकलते क्या हुई? छाया आ गई चारों तरफ, और ऊपर से क्या? ध्वनि आई, जोर से आवाज आई,
आवाज आती, मैंने क्या देखा, आकाश में देखा। आकाश में देखते ही क्या हुई, आंधी दिख गई, और आंधी दिखते ही मुझे आभास हो गया कि मैं इंद्र के जाल में फंस गया। चलिए फिर देखिए, करुणालय है, तो ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि करूं प्रायश्चित रवि शत्रुजन का से कामना तक आ जाएगा। फिर स्कंदगुप्त से क्या बनेगा, शक की एक घूंट कौन पी गया, चंद्र स्वामी पी गया। तो ये 3-4 बातें हैं, इन 3-4 बातों को याद करने से क्या हो जाएगा, बार बार याद करना है, एक बार याद करने से नहीं होगा भाई। कि आप कहीं क्या करो कि गुरुजी ने बताया है, उस वक्त तो अच्छा लग रहा है कि भाई हाँ ये लाइन अच्छी है, और फिर 2 दिन बाद आप इस लाइन को भूल जाओगे, इस लाइन को भूल जाओगे, और भूल गए तो फिर आप मन ही मन सोचोगे कि यार ऐसी क्या लाइन बताई थी जो गुरुजी ने ऐसी क्या लाइन बनाई थी जो भूल ही गई। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपको बार बार याद करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये याद होगी। चलिए इसके बाद अपने क्या जानेंगे, इसके बाद अपने जो लेसन है, जो देवसेना का गीत है, कॉर्नेलिया का गीत है, उसे अपने पढ़ेंगे। चलिए।